ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से पाथवे शुरू होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल से एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल पे आ जाते हैं। फिर से नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए क्या होगा, आपका डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स हो जाएगा, वापस डोम शेप हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। हमें पता है एक एवरेज इंडिविजुअल में 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 to 16 ग्राम्स। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम में आयरन होता है, ग्लोबिन में चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। सॉर्टेड है। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक हो? चलिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन 30 मिनट्स कोशिश करते हैं इस चैप्टर को वाइंड अप करने की, ठीक है? तो मेरा थोड़ा सा साथ देते रहना जरा यहाँ पे। इस चैप्टर की अगर आप बात करोगे, ब्रीदिंग एक्सचेंज में आपको पढ़ना क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पहले बेसिक कि अलग अलग एनिमल्स में क्यों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है वो पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स का बेसिक आइडिया दूंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स, दैट्स इट, ठीक है? इतने पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। अब अगर आपको याद है कि हम अलग अलग टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स, जल्दी जल्दी बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स, on the basis of level of organization और दूसरा on the basis of habitat, कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन रखते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर हम बात करेंगे लोअर इन्वर्टेब्रेट्स की, जैसे स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, तो वो कैसे करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन जनरल बॉडी सरफेस से। अगर हम बात करेंगे अर्थवर्म्स की तो वो क्या यूज करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल। इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ट्रेकियल ट्यूब्स। अब ये चीज याद रखना, यहीं पे रुक के, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो क्या बोलोगे, क्यूटेनियस। ट्रेकियल ट्यूब्स के होगा ट्रेकियल रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू होगा पल्मोनरी। गिल्स के थ्रू होगा ब्रैंकियल। परफेक्ट। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, प्रॉन्स, क्रस्टेशियंस और मॉलस्क वगैरह में क्या यूज होगा, गिल्स यूज होंगे, जिसलिए उसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एंड इसी तरीके से अगर लंग्स यूज होती है हायर वर्टिब्रेट्स में, तब आप उसको क्या बोल दोगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब एक चीज और, अगर आपको पता है वर्टिब्रेट्स की ही बात करें तो आपके फिशेस क्या यूज करते हैं, गिल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स क्या यूज करते हैं, लंग्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और एम्फीबियंस में अगर हम फ्रॉग्स की बात करेंगे स्पेसिफिकली तो वो किस किस से रिस्पायर कर सकते हैं, लंग्स से, स्किन से। टैडपोल स्टेज में लंग गिल्स यूज करेंगे विच इज ब्रैंकियल और बाकोफैरिंजियल। परफेक्ट, समझ में आ गया? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से पाथवे शुरू होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चेंबर, नेजल चेंबर से इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल से फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें से अगर मैं बात करूंगी आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ही, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट। और फिर आप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक क्या हो जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज जोन। क्लियर है? कंडक्टिंग पार्ट किस किस में हेल्प करेगा, कंडक्टिंग पार्ट आपका कंडक्शन में हेल्प करेगा, प्योरीफाई करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। परफेक्ट। और यही अगर आप एक्सचेंजिंग जोन की बात करेंगे तो वो ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच में गैसेस का एक्सचेंज कराएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इतने पार्ट में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लैरिंग्स की बात करेंगे तो हमें पता है लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं उसको, उसके ऊपर कार्टिलेजेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 कार्टिलेजेस हैं विच आर ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपको पता है ट्रेकिया से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग स्टार्ट होती है, ट्रेकिया से लेके आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नहीं होती है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर हम लंग्स की बात करेंगे, आपको पता है कि 1 पेयर ऑफ लंग्स होती है ह्यूमंस में, थोरैसिक चेंबर में, हाँ या ना? ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स व्हिच आर नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है, लंग के सरफेस से, आउटर किसके कांटेक्ट में है, थोरैसिक सरफेस में। ये चीज हमें पता है कि अगर हमें लंग्स की वॉल्यूम को ऑल्टर करना है, पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर करना है, तो हम डायरेक्टली उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। हमें लंग्स की वॉल्यूम को ऑल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोरैसिक वॉल्यूम को ऑल्टर करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होती हैं, थोरैसिक चेंबर में। एनाटॉमिकली एयरटाइट चेंबर होता है थोरैसिक चेंबर। व्हाई? बिकॉज वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम, डॉर्सल पे वर्टेब्रल कॉलम, लेटरल पे रिब्स एंड पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्राम। डायफ्राम में कौन सी मसल होती है, फ्रेनिक मसल। ठीक है।
रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन क्या होता है? आपका साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, जहां पे आपका ब्लड और एल्वियोलाई के सरफेस पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसके बाद ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी चेंज मुझे लंग्स की वॉल्यूम में लेके आनी है तो मुझे पहले चेंज कहां लेके आना पड़ेगा? थोरैसिक वॉल्यूम में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हो रहा है क्लियर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स? चलिए, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो एनसीईआरटी ने 5 स्टेप्स लेके रखे हैं। पहला स्टेप क्या है? आप ब्रीदिंग करोगे, विच इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक ऑफ गैस, इनहेल करना के लिए दूसरा टर्म क्या यूज होता है? इंस्पायरेशन। एक्सहेल करने के लिए दूसरा टर्म क्या यूज होता है? एक्सपायरेशन। जब हमने इनहेल कर दिया तो दूसरा क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस दी एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन को गैस क्रॉस करेगी तभी वो कहां एंटर करेगी? ब्लड में। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड विल बी द थर्ड पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद क्या हो जाएगा? गैस जब ब्लड में है तो उसको पहला एक्सचेंज कहां हुआ था? लंग और ब्लड के बीच में। तो दूसरा एक्सचेंज कहां होगा? ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो अब उसको कहां एक्सचेंज करना है? ब्लड से डिफ्यूज होके कहां एंटर करना है? टिश्यूज में। और लास्टली आपके टिश्यूज क्या करेंगे? उस गैस को यूटिलाइज कर लेंगे अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर आप बात करेंगे, सिंपल सी बात करो। पहला पॉइंट आपको पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ या ना? प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, इतना सॉर्टेड है। इंस्पायरेशन क्या होता है? हाई, कोई भी गैस नॉर्मली क्या मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इंस्पायरेशन के लिए हमें ब्रीद इन करना है, लंग्स में एयर भरनी है, तो मतलब लंग्स में हमें प्रेशर कम करना है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इंस्पायरेशन तब होगा जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन दी पल्मोनरी प्रेशर, एंड एक्सपायरेशन कब होगा? जब आपका पल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। परफेक्ट, समझ में आ गया। अब मसल्स की बात करते हैं, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अगर आप इंस्पायरेशन की बात करेंगे, नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए पहला काम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैट हो जाएगा। डोम शेप था पहले, फ्लैट हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई किसकी? पल्मोनरी कैविटी की। कौन से एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। दूसरा काम क्या हुआ? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लिफ्ट जो आपकी रिब्स है उसको बाहर की तरफ पुल करेंगी। अब बाहर की तरफ पुल करेंगी तो कौन से एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की। यहीं पे अगर फोर्सफुल कराना है तो कुछ आपकी एडिशनल मसल्स थी, स्टर्नोक्लीडॉइड, स्टियालिन वगैरह, वो एक्स्ट्रा है, वो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा मसल्स हैं वो और क्या करती हैं? लंग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती हैं, और लंग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होके प्रेशर में कमी आएगी। तो अगर प्रेशर में कमी आ रही है तो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा था, तो ऑक्सीजन कहां एंटर करेगा? हाई पार्शियल प्रेशर विच इज एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स विच इज लो प्रेशर। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को? अब हम एक्सपायरेशन की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल पे आ जाते हैं फिर से। नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए क्या होगा? आपका डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो रिलैक्स हो जाएगा, वापस डोम शेप हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो क्या हुआ? डायफ्राम रिलैक्स होने की वजह से वॉल्यूम का डिक्रीज हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होने की वजह से कौन से एक्सिस में डिक्रीज होता है? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर में इंक्रीज आएगा, तो प्रेशर में इंक्रीज आएगा तो गैस क्या होगी? लंग्स से बाहर निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में। ये तो नॉर्मल का केस था। फोर्सफुल की बात करोगे तो क्या होगा? दो चीजें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिब केज को, रिब्स को अंदर की तरफ पुल करती हैं। दूसरा, एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो क्या होता है? एब्डोमिनल ऑर्गन्स को डायफ्राम की तरफ पुश करेंगी, तो डायफ्राम आपका और डोम शेप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने वॉल्यूम को और कम किया है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, एब्डोमिनल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम को और कम किया है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। समझ में आ गया? जिसकी वजह से आपका नेट रिजल्ट क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, इंसान क्या करेगा? एक्सहेल करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इंस्पायरेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर विल मूव इन नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर क्यों? क्योंकि लंग्स में प्रेशर की कमी होती है। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव प्रेशर का मतलब टर्म वैल्यू में नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या है? कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लंग्स में प्रेशर की कमी है। समझ में आ रहा है? सो नेगेटिव प्रेशर है लंग्स में, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एज अ रिजल्ट मैंने क्या किया है? वॉल्यूम इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? प्रेशर में रिडक्शन हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर। सिमिलरली अगर हम एक्सपायरेशन की बात करेंगे तो एल्वियोलर एयर क्या करता है? इट विल बी रिलीज्ड आउट। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में ज्यादा। काम क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगी, लेकिन रिलैक्स में सिर्फ एक्सटर्नल होंगी। कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है एक्सपायरेशन के टाइम में? कौन सी इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सपायरेशन?
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज क्यों किया है, क्योंकि मैंने वॉल्यूम कम किया है, एज अ रिजल्ट मेरा प्रेशर का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से गैसेस का या एयर का एक्सपल्शन हो जाएगा लंग्स में से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब एनसीईआरटी का फिगर देख लो जो आता है तुम्हारे लिए। ये क्या है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, एक ही चीज लिखूंगी, और ये क्या है, एक्सपायरेशन। समझ में आ गया? एक्सपायरेशन। डायफ्राम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम में चेंज लेकर आया। अब कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी एक्सिस में चेंज लेके आएंगी, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। समझ में आ गया? एज अ रिजल्ट आपका होता क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर की कमी। समझ में आ गया? इधर आ जाओ, एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम अगर रिलैक्स किया है तो आपने कौन से एक्सिस में चेंज लेके आया, एपी एक्सिस में। रिब्स एंड स्टर्नम अगर नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो कौन से में चेंज लेके आए, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। एज अ रिजल्ट आपने किया क्या है, वॉल्यूम कम किया है, जिसकी वजह से प्रेशर का इंक्रीज हुआ है, सो विच इज एक्सपायरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पूरा रिकॉल हो गया अच्छे से? चलिए, अब अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हम वॉल्यूम इनहेल करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन करके या एक्सहेल करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन करके, सो दैट इज व्हाट टाइडल वॉल्यूम। एक बारी में ब्रीथ करके 500 ml होगा। तो अब एक बात बताओ, एवरेज रेस्पिरेटरी रेट कितना बोला था आपने, या एवरेज ब्रीदिंग रेट? एवरेज ब्रीदिंग रेट इज व्हाट, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, हाँ या ना? अब एक बारी में इंसान अगर सांस ले रहा है तो 500 कर रहा है, तो 12 एंड 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना निकल जाएगा, 6000 to 8000 पर मिनट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर आपने नॉर्मली इंस्पायर किया है, टाइडल वॉल्यूम इनहेल की है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन से आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हो, दैट इज व्हाट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू कितनी होती है, 2500 to 3000 ml। क्लियर है? अगला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपायरेशन से कितनी और एक्सहेल कर सकते हो, 1000 to 1100। क्लियर है? रेजिडुअल वॉल्यूम, किसी इंसान ने अगर मैक्सिमम ब्रीथ आउट कर दिया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, तब भी उसकी लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा, दैट इज व्हाट रेजिडुअल वॉल्यूम। वैल्यू कितना होगा, 1100 to 1200। क्लियर है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हो, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इनहेल कर सकते हैं, इज व्हाट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितना इनहेल कर सकते हो, टीवी प्लस आईआरवी। समझ में आ गया? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ बेटा, डाउट है कुछ? अमन 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 क्या हुआ? अच्छा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसके बाद मैक्सिमम कितना ब्रीथ आउट कर सकते हैं, कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो, टीवी प्लस ईआरवी। समझ में आ गया? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारा हो गया। अगला हम बात करेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की। किसी इंसान ने अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन किया है, तब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लंग्स कितनी, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी बचती है लंग्स में, वो क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। कितनी बच जाएगी, ईआरवी बचेगी और साथ साथ रेसिडुअल बचेगी। समझ में आ गया? वाइटल कैपेसिटी क्या है, दो चीज, या तो आप मैक्सिमम कितना ब्रीथ इन कर सकते हो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, या डेफिनेशन को उल्टा कर दो, आप कितना ब्रीथ आउट कर सकते हो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद। दो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, हाँ ओके, टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है, थैंक यू। ओके, वाइटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, अब आप टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशन तो याद कर दिया मैंने, आपको फॉर्मूला याद करने का एक तरीका बताया था, बिल्कुल सिंपल। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ सर्वाइव करने के लिए। हम टाइडल वॉल्यूम एक्सचेंज कर सकते हैं, आईआरवी एक्सचेंज कर सकते हैं, ईआरवी। रेजिडुअल वॉल्यूम में चाह के भी एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकती। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो वाइटल कैपेसिटी इज टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। सॉर्टेड है? अगला टोटल लंग कैपेसिटी। कैपेसिटी मैंने बोला था औकात, लंग्स में आप कितनी एयर स्टोर कर सकते हो आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पायरेशन, कितना स्टोर कर लोगे, टीवी होगा, आईआरवी होगा, ईआरवी होगा और रेसिडुअल वॉल्यूम तो होगा ही होगा। तो आप टीएलसी को क्या लिख सकते हो, वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेसिडुअल वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस में ईआरवी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतने पॉइंट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी। चलिए नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहली बात, गैसेस का एक्सचेंज किस किस की वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से।
प्रेशर ग्रेडियंट से एक टर्म आता है पार्शियल प्रेशर। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो उस मिक्सचर ऑफ गैसेस में कोई एक इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तुम्हें दो गैस से मतलब रखना है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। So pressure exerted by volume is partial pressure of oxygen PO2 and pressure exerted by carbon dioxide is PCO2 which is partial pressure of carbon dioxide। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि अगर आप ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, दोनों गैसेस में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब आप गैसेस की एक्सचेंज करेंगे, पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट, साथ साथ सॉल्युबिलिटी, जो गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी वो उतना ज्यादा एक्सचेंज होगी, उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी। तो क्योंकि CO2 ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी की ज्यादा होने की वजह से वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा जाती है, आगे ट्रांसपोर्ट में करेंगे। ठीक है, तो CO2 कितनी टाइम ज्यादा सॉल्युबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में? 20 to 25 टाइम्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पक्का। अब इसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अगर आप बात करेंगे तो वो 3 लेयर्स की बनी हुई होती है। पहला एल्वियोलाई की लाइनिंग होती है विच इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, फिर फाइनली क्या होता है, एल्वियोलर कैपिलरी की सिंपल स्क्वामस सेल्स जिसको क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है, तो इन 3 लेयर्स को मिला के हमने क्या बोला था, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और इंसान में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर विच इज परफेक्ट कि आप गैसेस का एक्सचेंज करवा सको। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एनसीईआरटी का डायग्राम है, पहला क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर वॉल, दूसरा क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस, तीसरा क्या है, एंडोथेलियम। अब क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ 1 2 3 3 2 1 बोलोगे। अगर ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना है तो किस ऑर्डर में गैस डिफ्यूज होगी? 1 2 3। अगर CO2 डिफ्यूज करना है तो किस ऑर्डर में गैस डिफ्यूज होगी? 3 2 1। सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट, गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्ट शुरू करने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुनना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कहां पे स्टोर्ड है? आरबीसी में। हमें पता है एक एवरेज इंडिविजुअल में 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 to 16 ग्राम्स। हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम में आयरन होता है, ग्लोबिन में चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। सॉर्टेड है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन कैरी करता है, कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात सुनिए, ट्रांसपोर्ट शुरू करने से पहले एक और चीज, हीमोग्लोबिन कितनी चीजों के साथ बाइंड कर सकता है? ऑक्सीजन के साथ, CO2 के साथ, H+ के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकते हैं, और 2,3 BPGA DPGA वो एक्स्ट्रा है, बट BPG DPG नहीं कराया था? 2,3 BPG DPG या 2,3 BPGA DPGA। ठीक है, अब अगर आप गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है। क्या होगा गौरव? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है। 97% होता है बाइंडेड फॉर्म विद हीमोग्लोबिन, 3% होता है डिसॉल्व फॉर्म। 3% तो डिसॉल्व फॉर्म में चला जाएगा, प्लाज्मा के साथ जाएगा, डिफ्यूज होके कहां निकल जाएगा? टिश्यूज के पास। 97% किस फॉर्म में जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है वो HbO2 बनाता है विच इज व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बाइंडिंग किसमें होती है? रिवर्सिबल मैनर में होती है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है और कितने ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करता है? समझ में आया? ठीक है, अब यहीं पे रुक जाना एक बारी, फिर बात करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट की, फिर दोनों का कंपैरिजन बाद में बताऊंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट है। 7% डिसॉल्व फॉर्म में, 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो वो क्या फॉर्म करेगा? HbCO2 विच इज व्हाट? कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन। इसको कार्बोक्सी क्यों नहीं बोला? कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ बाइंड करेगा तो उसको कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन बोलूंगी। कार्बोक्सी कब बोलूंगी? जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के हीम के आयरन के साथ बाइंड करेगा। क्लियर है? ध्यान से पढ़ लेना सवाल को। ठीक है, अब उसके बाद 70% कितना है बाइकार्बोनेट, 20 to 25% कितना है आरबीसी, और 7% कितना है प्लाज्मा। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ किस फॉर्म में जाता है? कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब खुद सोचो, जब गैसेस की बात करेंगे ऑक्सीजन को कहां से कहां जाना है? ब्लड से टिश्यूज में या टिश्यू से ब्लड में? CO2 को कहां जाना है? टिश्यू से ब्लड में, और फिर जाना है ब्लड से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से बाहर निकल जाना है CO2 को। क्लियर है? अब जब मैं बात करूं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है, तो उससे पहले एक ये चीज देखना,
ऑक्सीजन कहाँ गया भाई, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये क्या है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसमें आपकी एक चीज आ जाती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, PO2। PO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर। एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हो, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या है 50% सैचुरेटेड है, तो इस 50% से अगर आप इस लाइन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये क्या निकल जाता है आपका P50 वैल्यू। एंड व्हाट डज P50 वैल्यू मीन, P50 करेक्ट, एफिनिटी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन, एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। या फिर ये बोल सकती हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसपे मेरा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है, बोल सकती हूँ। अब एक बात बताना, हीमोग्लोबिन अगर 50% सैचुरेटेड, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंडेड है उसमें, 2। परफेक्ट, चलो इतने पॉइंट में कोई दिक्कत है। अब इसमें आ जाओ, अगर मैं बात करूं कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है तो वो कब करेगा, और अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना है तो वो कब करेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कब कब बाइंड करेगा, जब PO2 ज्यादा होगा, PCO2 कम होगा, H+ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, 2,3-BPG DPG कम होगा। PO2 ज्यादा, PCO2 कम, H+ कम, ये सारी कहां होगी, कौन से कंडीशन में, एल्वियोलाई की साइड पे। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा किस सरफेस पे, एल्वियोलाई के सरफेस पे। सही बोला है उसने, हाँ। अब डिसोसिएट कब करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, PO2 कम है, PCO2 ज्यादा है, H+ ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, 2,3-BPG DPG ज्यादा है। ये पार्ट बताओ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, पक्का। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कब करेगा, PCO2 ज्यादा, PO2 कम, H+ कम, H+ ज्यादा, PCO2 ज्यादा, PO2 कम, H+ ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, 2,3-BPG DPG ज्यादा। कौन से सरफेस पे बाइंड करेगा, टिश्यू के सरफेस पे। अगर डिसोसिएट करेगा तो कौन से सरफेस पे डिसोसिएट करेगा, एल्वियोलाई के सरफेस पे। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत स्मार्ट था, बाइंड सबके साथ करेगा। लेकिन अब एक और चीज, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बट partial pressure of carbon dioxide, H+ concentration and amount of 2,3-BPG DPG can also affect the binding of hemoglobin with oxygen। क्या ये पॉइंट क्लियर है हर एक बच्चे को, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। अब इधर आ जाओ, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन क्या क्या है, PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का कर्व क्या था बेटा जी, शेप क्या था, सिग्मॉइड। सो फैक्टर्स फेवरेबल एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया, सेम। सिमिलरली आप डिसोसिएशन और फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो भी सेम है। अब एक और चीज, एक एडिशनल रिएक्शन ये आ जाती है, आपको पता है CO2 H2O के साथ बाइंड कर सकता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, H2CO3 फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में स्प्लिट करेगा H++ बाइकार्बोनेट आयन बनाने के लिए। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी साइड पे जाती है, एल्वियोलाई की साइड पे, और ये उल्टी डायरेक्शन में कौन से में जाती है, टिश्यू की साइड पे। समझ में आ गया, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, देख लेना इसको, समझ में आ गया। अब एक चीज, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी 4 ml ऑफ ऑक्सीजन अंडर, नो, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड 4 ml ऑफ CO2 अंडर नॉर्मल कंडीशन। समझ में आ गया, पक्का। अब ये चीज देख लेना, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज बट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वियोलाई। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्यों है, चलिए परफेक्ट। इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। रेगुलेशन की बात करते हैं। न्यूरल रेगुलेशन में पहला आपका क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है आपका, पॉन्स वैरुली में। और फिर आपकी कीमो सेंसिटिव एरिया भी, आपका एक कीमो सेंसिटिव एरिया लोकेटेड होता है कहां पे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट एडजेसेंट मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा में। क्लियर है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को आपको पता है कौन कंट्रोल करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर ब्लड में CO2 ज्यादा है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम कर देता है। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो गया, इसका मतलब क्या है, आप 1 मिनट में मैक्सिमम टाइम्स ब्रीथ करेंगे। आपने पहले के कंपैरिजन में क्या कर दिया है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर दिया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। कीमो सेंसिटिव एरिया की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, CO2 और H+ के लिए होता है।
कीमो सेंसिटिव एरिया के जो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स दो जगह होते हैं, एओर्टिक आर्क में जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं एओर्टिक बॉडीज, कैरोटिड आर्टरी में जो कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है कैरोटिड बॉडीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये जैसे ही सेंस करते हैं CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है आर्टीरियल ब्लड में, ना कि वीनस ब्लड में। वीनस ब्लड में तो वैसे भी CO2 और H+ ज्यादा होता है। अगर CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कहां पे? आर्टीरियल ब्लड में, तो क्या होगा? ये कीमो सेंसिटिव एरिया किसके साथ मिलके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर के साथ मिलके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा और ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे? आपका ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके एओर्टिक रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है? एओर्टिक आर्क में। और कैरोटिड रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी कैरोटिड आर्टरी में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ह्यूमंस के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन की, मतलब जब आप बात करते हैं CO2 और H+, तो ह्यूमंस के केस में ऑक्सीजन का रोल बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में। क्यों? CO2 और H+ के लिए तो क्या थे? रिसेप्टर्स थे, कैरोटिड बॉडीज, एओर्टिक बॉडीज। ऑक्सीजन के लिए कोई रिसेप्टर्स नहीं होते, तो इस वजह से रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। एनसीईआरटी के टर्म्स है, समझ में आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो बताइए। पक्का? डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। एस्मा क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर इन्फ्लेमेशन है कहां पे? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। और यहाँ पे जो पेक्यूलियर सिम्टम है ये इसका क्या है? वीजिंग साउंड। किसी भी डिसऑर्डर के पेक्यूलियर सिम्टम्स को याद रखना। वीजिंग साउंड कहाँ आएगी? एस्मा में। एम्फाइसीमा की बात करोगे क्या होता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर। अरे सोना नहीं है। एम्फाइसीमा क्या होता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज, क्योंकि एल्वियोलर वॉल्स क्या हो जाती हैं? डैमेज। किससे? रीजन क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। समझ में आ गया? अगला क्या है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या हो जाता है? लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है। अब इसके मैंने आपको कुछ एडिशनल बताए थे। प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है? मास्क पहन लो, जो पहनते नहीं है, लेकिन फिर भी उसने तो पहन रखा है वैसे। चलो, डिसऑर्डर्स क्या क्या बताए थे आपको एक्स्ट्रा अगर याद करने हैं? सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, फाइब्रोसिस। ये वाले टर्म्स आएंगे तो आप किस में डालेंगे उसको? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया? So here we come to the end with this chapter. Thank you, beta.